योगी जी और मोदी जी गलत नहीं है, लेकिन उनके नीचे के जितने लोग हैं सब कहीं न कहीं गलत हैं, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ माननीय विधायक से तो दर्जनों बार हम लोग मिले हैं, लिखित दिए हैं, सांसद जी से 4 बार मिले हैं, लिखित दिए हैं, लेकिन सही बात यह है कि पैसा हर जगह भारी पड़ रहा है। हम लोगों की बात कोई सुनने वाला नहीं है, और अगर ये लोग बात हम लोग की सुने होते तो आज हम लोग को सड़क पे बैठने की स्थिति पैदा नहीं हुई होती। बस वो अब किसी तरह उनको जो है वो उनकी मनमर्जी नहीं चल रही है, उनको सारे ठेके चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा पिछली बार भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोला था, मुझे याद है कि सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे आवास में चल रही कमीशनखोरी का। मैं बता दूं कि अगर यह सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार होती और समाजवादी पार्टी के 12 सभासद इस तरह 2 वर्षों से लड़ रहे होते तो अब तक कब का ये चेयरमैन बर्खास्त हो गया होता। अब इस पर मैं क्या बोलूं भाई, जब आपको अपनी पार्टी पे ही जब भरोसा नहीं है, आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, आपको अपने बड़े अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, तो इस पे मैं क्या कह सकता हूँ भाई। मैं ये उनके पार्टी का इंटरनल मामला है, उनमें आपस में ही सामंजस्य की कमी है, एक दूसरे पे भरोसे की कमी है। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के सभी दर्शकों को विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। खड्डा नगर पंचायत में लगातार लगभग 2.5 साल से वाद विवाद का दौर चल रहा है सभासद, नगर पंचायत प्रतिनिधि, अध्यक्ष के बीच में। मामला है नगर पंचायत खड्डा में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में तमाम सभासद लोग 12 सूत्री मांग को लेकर आमरण अनशन पे हैं। इनसे बात करेंगे, आखिर 2.5 साल से मामला चल रहा है, आखिर क्यों अभी तक समझौता नहीं हो पाया, क्या कारण है कि ये लोग वापस फिर धरने पे हैं, आमरण अनशन पे हैं। हमारा नाम भगवती शरण पांडे है। अच्छा, क्या मामला है, किस मांग को लेके आप लोग आमरण अनशन पे हैं? हम नगर पंचायत के तमाम मामलों को लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज धरने प्रदर्शन के लेकर आमरण अनशन पर आमद हुए हैं। हम लोग इसके पहले 2 साल पहले नगर पंचायत के अंदर धरना प्रदर्शन किए थे। हम लोग का पहला मांग था कि नगर पंचायत जनता द्वारा जो चुन करके गई हैं, हम लोग के बीच में आवें और नगर पंचायत की बोर्ड की मीटिंग लें, और बोर्ड की मीटिंग में जो प्रस्ताव हो उस प्रस्ताव को लेकर के नगर का विकास करावें। लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ, जिसको लेकर के तमाम लिखा पढ़ी के बाद हम लोगों के बीच ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसिया के बोहरा साहब, अपने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अरविंद साहब, तमाम फाइलों को लिखने के बाद हम लोगों को जो शासन को फाइल गई, अब हमको अधिक मत बुलवाइए। हम लगातार जो है 1.5 साल से आप लोग का मामला चल रहा है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इस मामले की जांच कर रहे थे, उसके बावजूद भी आखिर क्यों नहीं न्याय मिल पाए, आखिर क्या कारण है? आप उनके ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हैं और नगर पंचायत प्रतिनिधि आप लोग के ऊपर, क्या करना चाहेंगे? यहाँ चूँकि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो सत्ता में बैठे, जो कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जी, उनका निजी कुछ स्वार्थ है, जो उनसे मिल करके जो है यहाँ का धन का बंटाधार कर रहा है। क्या मामला, आखिर क्या जो 12 सूत्री मांग है वो क्या है? मांग जी आप बता दीजिए मुझे। हमारी जो 12 सूत्री मांग है उसमें सबसे पहली जो मांग है वो यह है कि नगर पंचायत अध्यक्ष महिला हैं जी। वो आज तक केवल 3 बैठकों में आई हैं। अच्छा। जो नगर पालिका एक्ट 1916 है उसमें प्राविधान है कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रति माह कम से कम 1 बार बोर्ड की बैठक कराएंगे जी। इसके विपरीत अभी तक केवल 11 बैठकें की गई हैं, और 11 बैठकों में महज 3 बैठकों में वो उपस्थित रही हैं। अच्छा। से सभी बैठकों में अनुपस्थित रही हैं। उनकी जगह पहले उनके पति स्वर्गीय ताहिर लारी, अब वर्तमान में उनके पुत्र नासिर अरफात लारी नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ के बैठकों का संचालन करते रहे हैं। हम लोगों का मनोनयन हुए लगभग 2 वर्ष हो गए। मनोनयन के बाद मैंने कहा कि जब तक नगर पंचायत अध्यक्षा नहीं आएंगे तब तक बोर्ड की बैठक नहीं होगी। हमारे सामने ये प्रस्ताव लाया गया कि ठीक है वो नहीं आएंगी, और बतौर अध्यक्ष नासिर अरफात लारी ही नगर पंचायत अध्यक्ष का चेयरमैन पद की कुर्सी पे बैठ के बैठकों का संचालन करेंगे। इस बात से मैंने इनकार किया, और सारे सभासद पहले से ही विरोध कर रहे थे। विरोध इस बात का था कि नगर पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पे है। आलम यह है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो केवल कागजों में होते हैं और भुगतान हो जाता है। अच्छा। इसकी जांच भी हुई है। जांच में 5 बिंदुओं पे कुल 9 बिंदुओं पे शिकायत थी। 9 में 5 बिंदुओं पे जांच हुई। जांच अधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसिया और एसडीएम खड्डा थे।
दोनों लोगों ने अपनी जांच रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी को प्रेषित किया अच्छा। और उसमें जिलाधिकारी और दो ये अधिकारी तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेजा, जिसमें अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। शासन ने भी अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया और इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा। मामला बस ये है कि जब स्पष्टीकरण मांगा तो नगर पालिका एक्ट 1916 उसकी धारा 48 से 48 के 17वें बिंदु पर यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जब शासन को ऐसा प्रतीत होगा कि अध्यक्ष प्रथम दृष्टया दोषी है और उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जब स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो उसी समय उसका वित्तीय और प्रशासकीय पावर सीज कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट स्तर के किसी अधिकारी को नगर पंचायत या नगर पालिका का चार्ज हैंडओवर किया जाएगा। यह तो सही हुआ कि अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष दोनों को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया। शासन ने स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन शासन ने स्पष्टीकरण मांगते हुए उनका वित्तीय पावर और प्रशासकीय पावर सीज नहीं किया। इसके पीछे कारण यह है कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पैसों को पानी की तरफ बहा रहा है और भ्रष्टाचार का जड़ इतना नीचे तक चला गया है कि आज हम जिस सदन में हमको बैठ के नगर का विकास करना चाहिए, उस सदन में न बैठ के हम 2.5 वर्षों से लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लगातार जांच हो रही है, जांच में दोषी पाए जा रहे हैं, दोषी पाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आज हमको सड़क पे बैठना पड़ा। हमारे दो सभासद आमरण अनशन के लिए बाध्य हैं। 2 दिन हो गया, ये खाना नहीं खाए हैं, पानी नहीं पिए हैं, ये अब बोलने भी अभी ये बोल नहीं पा रहे थे। तो ये स्थिति इस समय है। लग रहा है कि प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है। बिल्कुल, मैं अधिकारियों को तो नहीं कहूँगा, अधिकारी तो जितना अधिकारियों को करना था उन्होंने किया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उन बड़े जनप्रतिनिधियों का इतना ज़्यादा दबाव है। अच्छा। दबाव अब सोचने की बात है कि जो अध्यक्ष हैं वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनी हुई अध्यक्ष हैं। अच्छा। और अध्यक्ष आती नहीं है। अच्छा। जबकि नगर पालिका एक्ट में यह भी वर्णित है कि अगर अध्यक्ष नगर पंचायत या नगर पंचायत क्षेत्र में निवास नहीं करती हैं तो उनको अध्यक्ष पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये सारी 5 बिंदुओं में ये सारी बातें सिद्ध हो चुकी हैं। उसके बाद भी अभी तक इनकी न तो बर्खास्तगी हुई, न तो इनके विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई। आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, यहाँ में मौजूदा विधायक की बात करें तो बीजेपी के हैं। तमाम अगर ज़्यादा संख्या में सभासदों की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सभासद जो है बीजेपी के हैं। क्या है कि आखिर उस नगर पंचायत अध्यक्ष और प्रतिनिधि पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्थिति चल रही है, हाँ, हम लोगों को 2 वर्षों से गुमराह किया गया। अच्छा। आपको बताएं कि जब स्पष्टीकरण यहाँ से जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण शासन को भेजा तो माननीय विधायक जी हम लोगों को लेकर, सभी लोगों को लेकर नहीं, हम लोगों को लखनऊ बुलाए। अच्छा। और कहे कि माननीय मंत्री जी से आप लोगों की मुलाकात हम कराते हैं। हम लोग माननीय नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी से मिले, उनके कार्यालय में मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन 1 सप्ताह की जगह 6 महीने पूरे बीत गए और 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद लगातार हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलते रहे और अपनी बात को कहते रहे। 6 महीने बाद वहाँ से पत्र आया और उस पत्र के जो ही पत्र आया, जिलाधिकारी महोदय ने 1 दिन नहीं रोका और तुरंत उसको तामील कराया एसडीएम महोदय के माध्यम से। और उसके बाद 15 दिन के भीतर इन लोगों के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया, जो स्पष्टीकरण पूरी तरह से गलत है। वो अपने पक्ष में दिया हुआ स्पष्टीकरण है। एक स्पष्टीकरण की मैं चर्चा करना चाहूँगा और इस स्पष्टीकरण पे इनका भ्रष्टाचार भी उजागर हो रहा है और अगर भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है तो इनके विरुद्ध FIR दर्ज तुरंत करानी चाहिए। वह स्पष्टीकरण यह है कि यहाँ पे 5 बड़े गेट हैं मुख्य मार्गों पे। तो जो बड़े गेट हैं मुख्य मार्गों पे, उसकी स्थिति यह है कि इन्होंने 4 गेटों का टेंडर एक बार किया। एक गेट का जो लागत था वो लगभग 10 लाख रुपए था। अच्छा। 10 लाख रुपए, जबकि जो 5 गेट थे वो बिल्कुल अच्छी स्थिति में थे, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी। अच्छे खासे गेटों के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था, जिसमें रामचरितमानस की चौपाइयाँ लिखी हुई थी, जिन गेटों का नामकरण हो चुका था,
मदनपुर देवी मार्ग, पथलेश्वर महाराज मार्ग, यहाँ इस तरह का। आसपास के देवी जी स्थानों जी, के नाम, हाँ। ये पहले से नामकरण हो चुका था, सभी तरह का उस पर नामकरण, और रामचरितमानस की चौपाइयाँ लिखी हुई थी। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, इस तरह के जो थे उनको इस अध्यक्ष प्रतिनिधि ने, अध्यक्ष तो आती नहीं है, जी। अध्यक्ष प्रतिनिधि ने उसको नोचवा दिया, अच्छा। और नोचवा के उसके ऊपर से स्टिकर चिपकवाया। अच्छा। स्टिकर चिपकवा के अपने पिताजी का, स्वर्गीय पिताजी का, माताजी की, इन लोगों का फोटो वोटो लगवा के, और 10 लाख रुपए, जी। इतना ही नहीं, उस पे जो है वो रामचरितमानस की चौपाइयाँ हटा के उस पे स्वर्गीय ताही लारी मार्ग लिखवाया गया, जी। जिसका प्रस्ताव बोर्ड में नहीं हुआ था। अच्छा। अगर बोर्ड में प्रस्ताव नहीं हुआ था तो ये कह लीजिए कि यहाँ पे धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करने का काम किया गया। अच्छा। उस समय सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि हिंदू और मुस्लिम वाला मामला उत्पन्न हो गया था। ऐसी स्थिति में प्रशासन को जब यह मामला प्रशासन संज्ञान में आया तो प्रशासन इस पर स्टिक हुआ, और फिर वहाँ पे जब स्टिकर को साफ करवाया गया तो उसके नीचे से फिर वही रामचरितमानस की चौपाइयाँ बाहर आ गई। अच्छा। अर्थात यह कि पूरे गेट पे केवल स्टिकर चिपका के 10 लाख रुपए का बंदोबस्त किया जा रहा बजट था। बनाने का 10 लाख। उसकी जब जांच हुई, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसिया ने उसकी जांच की, तो जांच रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि जो स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं उसकी कीमत 20,000 रुपये से अधिक नहीं जी, है, जी। जबकि इसके अगेंस्ट 10 लाख रुपए के टेंडर हुए हैं। अच्छा। तो 10 लाख रुपए के जब टेंडर हुए हैं तो इसका मतलब कि नगर पंचायत अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी हैं, ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में इस बात को लिखा। अच्छा। जब यह जांच रिपोर्ट शासन को चला गया और जब इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो ये अध्यक्ष और अधिकारी दोनों लोग अपना स्पष्टीकरण दिए। जी, जब स्पष्टीकरण ये लोग दिए और शासन को स्पष्टीकरण गया तो हम लोगों ने शासी अधिकारी महोदय से कहा कि भाई स्पष्टीकरण जो आपने भेजा है वो हम लोगों को भी दिखाइए कि आखिर में क्या स्पष्टीकरण है। जी। उन्होंने सीधे कह दिया कि यह गोपनीय दस्तावेज है, इसको हम आपको नहीं दे सकते हैं। फिर हम लोग शांत हो गए, उनसे नहीं मांगा गया भाई जब गोपनीय है तो मत। एक बात नहीं समझ में आ एक रहा बात है। मैं इस पे कहना चाहूंगा कि गोपनीय दस्तावेज बता के वो हम लोगों को नहीं दिए। जी, जी। और आपको बताएं कि वह गोपनीय दस्तावेज एक धारा 45 का मुकदमा चल रहा है जो उनके लड़के के द्वारा किया गया है। अच्छा। उस हाई कोर्ट में धारा 45 की तरह जो मुकदमा चल रहा है उस मुकदमा में वो दस्तावेज, वो गोपनीय दस्तावेज जाके लग गया है और हाई कोर्ट से हम लोगों के पास PDF बन के आ गया। अच्छा। और वो दस्तावेज जब हम लोगों के सामने आया तो उसमें इन्होंने अपने बचाव में लिखा है कि चूंकि 10 लाख रुपया तो अधिक है, हाँ। उसमें जो जेई ने जो प्रस्ताव दिया है, जो रिपोर्ट दिया है, जो एस्टीमेट दिया है, उस एस्टीमेट के आधार पर 10 लाख रुपए का मैंने टेंडर कर दिया। अच्छा। लेकिन मैंने कोई इसमें भुगतान नहीं किया है। अच्छा। और टेंडर मैंने निरस्त कर दिया, इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल वो दोषी नहीं है क्योंकि उन्होंने भुगतान नहीं किया। लेकिन दोषी वो तब नहीं थी जब तक हम लोग शिकायत नहीं किए थे, और शिकायत के पहले वो जांच कर ली होती तब वो दोषी नहीं थी। दूसरी चीज कि वहाँ तो वो बच गई हैं, लेकिन जो खड्डा पडौना मार्ग है उस पे आप देख रहे होंगे एक स्टिकर चिपका हुआ गेट आपको दिख रहा होगा, जिसमें नगर पंचायत खड्डा और सभासदों का फोटो, अध्यक्ष का फोटो लगा हुआ है, अध्यक्ष पति का भी फोटो लगा है। उस गेट का जो पेमेंट हुआ है वो 19 लाख रुपए हुए हैं। पेमेंट हो गया? पेमेंट, उसका पेमेंट 19 लाख हुआ है। अच्छा। मैं ठीक है, मैं मानता हूं कि इस 4 गेट में आप बरी हो गई, आप दोषी नहीं है। लेकिन जिस गेट का 19 लाख आपने भुगतान किया है उसमें आप दोषी हैं। आप अपना दोष स्वीकार कीजिए, और अगर आप दोष नहीं स्वीकार करती हैं तो प्रशासन से हमारी मांग है, हमारे 12 बिंदुओं में यह भी एक मांग है कि उसकी जाँच आप पुनः कीजिए कि 19 लाख रुपये का आपने भुगतान किया है। अच्छा। और 19 लाख रुपया का अगर उन्होंने भुगतान किया है तो उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का FIR दर्ज कराया जाए। लगातार 2 साल से आप लोग धरना कर रहे हैं, ये मामला उजागर है, चर्चित रहता है। क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल वे पे आप लोग को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल वे की जब बात होती है तो विधायक की बात होती है, सांसद की बात होती है, और केंद्र में, प्रदेश में BJP की सरकार है। आपके जो विधायक हैं खड्डा के, वो कहते हैं हम खड्डा को लंदन बनाएंगे, और आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है धरना दे रहे हैं। आखिर क्या आप लोग, जो आपके बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, उनसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? ताकि आप बता रहे थे कि लखनऊ गए, लखनऊ जाके वापस आए, वापस 2 साल बाद फिर धरना कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे हम लोग नहीं मिले हैं। आपको बता दें, यहाँ मंडल से इकाई शुरू होती है, मंडल अध्यक्ष से हम लोग मिले हैं, हम लोग जिलाध्यक्ष से मिले हैं, और आपको बताएं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह से भी मिले हैं।
उनको भी हम लोगों ने लिखित रूप से दिया है। वो भी हम लोगों को आश्वासन की घुट्टी पिलाए कि बस मैं जा रहा हूँ और सचिव से बात कर रहा हूँ और कार्रवाई करा रहा हूँ। अच्छा, जितने लोगों से यहाँ माननीय विधायक से तो दर्जनों बार हम लोग मिले हैं, लिखित दिए हैं। सांसद जी से 4 बार मिले हैं, लिखित दिए हैं। लेकिन सही बात यह है कि पैसा हर जगह भारी पड़ रहा है, हम लोगों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर ये लोग बात हम लोगों की सुने होते तो आज हम लोगों को सड़क पे बैठने की स्थिति पैदा नहीं हुई होती। कहीं ना मैं कहीं इस ये मामले नहीं को कहता- दबाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल दबाया जा रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी जी गलत हैं और मोदी जी गलत हैं। इस बात की भी मुझे यह भी मतलब नहीं है कि मैं पार्टी में हूँ या नहीं हूँ, जी। लेकिन मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। पार्टी से भी हमको कोई मतलब नहीं है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि योगी जी और मोदी जी गलत नहीं है, लेकिन उनके नीचे के जितने लोग हैं जी। सब कहीं न कहीं गलत हैं, कहीं कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो 2 वर्षों से उनके सभासद इस तरह यहाँ से लेकर लखनऊ तक का चक्कर नहीं लगाते और अभी तक कार्रवाई कभी का हो गई होती। मैं बता दूं कि अगर यह सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार होती और समाजवादी पार्टी के 12 सभासद इस तरह 2 वर्षों से लड़ रहे होते तो अब तक कब का ये चेयरमैन बर्खास्त हो गया होता। तो आगे क्या रोल रहेगा, ताकि आमरण अनशन कर रहे हैं आप लोग, आगे क्या रोल रहेगा? देखिए, आमरण अनशन हम लोगों का चलता रहेगा। हमारी 12 मांगे हैं, 12 मांगे अगर मानी जाएंगी तो हम तो यहाँ से उठेंगे, नहीं तो अभी आज 2 लोग हैं, आज 2 लोग और मतलब 4 लोग, आज से 4 लोग आमरण अनशन पे जाएंगे। और हम लोगों ने ये ठान लिया है और प्रशासन से भी हम लोगों ने कह दिया है कि आपको अगर लगे कि हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, हमको उठा के जेल भेज दीजिए। लेकिन लोकतंत्र में आंदोलन करना, लोकतंत्र में अपनी बात को रखना, ये हमारा अधिकार है। आप हमको जेल भेजेंगे, हम छूट के आएंगे, फिर आके यहीं बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक की कार्रवाई न हो जाए। अच्छा, एक और बात, नगर पंचायत प्रतिनिधि नासिर लारी का कहना है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे आतंकवादी कह के पुकारा जा रहा है। इस मन से ऐसी बातें सुनने को मिली है। मैं नासिर लारी से पूछना चाहता हूँ कि नासिर लारी के साथ हम लोगों की दो बार की वार्ता हुई है और हर वार्ता में सिर्फ मैंने एक ही बात कहा है कि तुमको जो करना है कर लो, एक बार अपनी माँ को बुला दो, हम लोग देख तो लें, वो पहचान तो लें कि हमारे सभासद कौन कौन से हैं, वो चेहरा तो जान लें, हम लोग भी तो उनको जान लें। एक बार बोर्ड की बैठक तो करवा दो। क्या दिक्कत है बोर्ड की बैठक कराने में? आपको मैं नासिर लारी की एक बात को बताना चाहता हूँ। नासिर लारी यह कह दें, नासिर लारी ये बताएं कि जब हम लोग 4 जनवरी 2021 को हम लोग नगर पंचायत कार्यालय में पूर्व दिए हुए सूचना के आधार पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, उस दिन अपने सहयोगी अयूब और 4-5 लोगों को नगर पंचायत कार्यालय भेजकर मधुमक्खी उड़ाने वाले लोगों को बुलाकर एक तरफ हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, दूसरी तरफ वो मधुमक्खी उड़ाने वाले आए और जो वहाँ वाटर टैंक लगा हुआ है उसमें मधुमक्खियाँ लगी रहती हैं, उसको नीचे हम लोग बैठे हैं, ऊपर से उड़ा दिया गया, उसमें हमारे सभासद घायल हो गए। जब उसका विरोध किया गया कि अरे भाई ये कौन उड़ा रहा है, इतने पे उसके 4 लोग मिलके और हमारे सभासद पत्नी कैलाश भारती पर जानलेवा हमला बोल दिए और वो बुरी तरह से घायल हो गए। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो मुकदमा अगर वो सही थे तो क्यों नहीं वो आके हम लोग से बात किए कि नहीं हमसे गलती हो गई या कोई भी बात हुई। वो हाईकोर्ट जाके स्टे लिए हुए हैं, स्टे के आधार पर अभी तक उनको छूट मिली हुई है, लेकिन कब तक स्टे रहेगा? स्टे टूटेगा और गिरफ्तारी होगी। अब आप ये बताइए, आतंक क्या है? आतंक किसे कहते हैं? आतंक उसे कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति के स्वाधीनता में, स्वतंत्रता में खलल पैदा करे। हम स्वतंत्र रूप से जाके वहाँ बैठे हैं और आप वहाँ आतंक फैला रहे हैं, मधुमक्खियों के माध्यम से आतंक फैला रहे हैं। और आतंक जो होता है वो केवल शारीरिक आतंक नहीं होती है, शारीरिक चोट पहुँचाना ही नहीं होता है, मानसिक आतंक भी होता है। 2.5 वर्षों से इन्होंने मानसिक रूप से आतंक फैलाया हुआ है, जिस आतंक से हम लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। अधिशासी अधिकारी का क्या रोल है इस पूरे प्रोजेक्ट में? अधिशासी अधिकारी ही मूल हैं, अच्छा, जड़ हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के मात्र एक जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है तो अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि नगर पंचायत अध्यक्ष आती हैं। अच्छा, अपने रिपोर्ट में वो लिखते हैं जो शिकायतें जाती हैं उस शिकायतों पर लिखते हैं वो कि नगर पंचायत अध्यक्ष आती हैं। और जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट जब जांच करते हैं तो उस जांच में वो लिखते हैं कि नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं आती हैं। एक मामला और भी है, जब इनसे बोर्ड की बैठक के लिए प्रशासन जब दबाव बनाया, जब डीएम साहब ने दबाव बनाया
तो इन्होंने लिखा कि जूम ऐप से बोर्ड की बैठक कराई जाए। आपको बता दें कि यह उस समय की बात है जब सदन चल रहा था, जब लोकसभा और विधानसभा चल रहा था, जब लॉकडाउन नहीं था। हम लोगों ने स्पष्ट ये लिखा उसी रजिस्टर पे, सूचना रजिस्टर पे, कि महोदया आप गोरखपुर से खड्डा नहीं आना चाहती हैं। अगर विधानसभा और लोकसभा चल रहा है तो आप आइए, आपका हम लोग स्वागत करेंगे और आके आप बैठ के हम लोगों की जो दुख है, वेदना है, आपका पुत्र जो यहाँ मानसिक आतंक फैलाया हुआ है, कम से कम वो अपने पुत्र की ही बात हम लोगों से सुन लीजिए, उसी को डांट दीजिए। और अगर हम लोग गलत हैं तो हम ही लोगों को डांट दीजिए। आपको हम लोग अपना अभिभावक मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आई। ये लिखा हुआ है, न सूचना रजिस्टर है, न कार्रवाई रजिस्टर है, कार्यालय की चीज़, न सूचना रजिस्टर है, न कार्रवाई रजिस्टर है, न चेकबुक है। यहाँ खड्डा में कुछ नहीं है, तो फिर कार्यालय किस लिए है? कहीं ना कहीं ईओ और नगर पंचायत प्रतिनिधि के मेल से जो है इस कहानी को टाल मटोल किया जा रहा है। बिल्कुल, आप जानिए ना कि शासन भी ये मान चुका है कि ये 5 बिंदुओं पे दोनों के दोनों दोषी हैं। जितना दोषी शासी अधिकारी उतना ही दोषी अध्यक्ष। ये दोनों मिलजुल के आपको बताएं 1,80,00,000 रुपए का सोलर लाइट, अच्छा, वो खड्डा में आया है। मैं खड्डा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कितने सोलर लाइट आपको दिखते हैं? अगर इतने रुपए का सोलर लाइट लग जाए तो हर दरवाजे पे एक सोलर लाइट लग जाएगा। आपको बताएं कि भ्रष्टाचार इस चरम पे पहुंच चुका है कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्रस्ताव में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, टेंडर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और बन रही है दुकानें। और ये जानकारी हम लोग को मिला है कि हर दुकान पे 5-5 लाख रुपया एडवांस ले लिया गया। अच्छा, नगर पंचायत का जो पुराना नगर पंचायत कार्यालय है, उसमें छोटी छोटी दुकानें बन रही हैं, जबकि प्रस्ताव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है। टेंडर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बर्ड है। मैं अधिशासी अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि मुझे वो सिर्फ ये बता दें कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की परिभाषा क्या है और दुकान की परिभाषा क्या है। मैं तो ये जानता हूं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि नीचे पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, अग्निशमन विभाग से उसमें एनओसी होना चाहिए, नगर विकास से उसमें एनओसी होना चाहिए और उसके लिए एक बढ़िया से मानचित्र स्वीकृत होना चाहिए। उसके बाद मानचित्र स्वीकृत होने के बाद ही निर्माण होना चाहिए। लेकिन पैसे का बंदोबस्त, 4-4 लाख रुपया एडवांस, ये सभी लोग 4-4 लाख रुपया 20 लोगों से ले चुके हैं और ये बेचा जा रहा है। ये आवंटन नहीं होगा, ये बेचा जा रहा है। कि छत भी अगर हम कह रहे हैं कि आप निर्माण कराएं, उसमें सीढ़ी नहीं है, क्यों नहीं सीढ़ी है? और सबसे बड़ी समस्या है, आप तो यहाँ खड्डा के निवासी हैं, खड्डा बाजार को जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि खड्डा बाजार में आप चले जाइए अपनी मोटरसाइकिल लेके और बाजार का दिन हो, आप बता दीजिए कहाँ आप खड़ा करेंगे। एक जगह बताइए जहाँ आप बाइक अपनी खड़ा कर देंगे और वहाँ जाम नहीं लगेगा। अगर वहाँ नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नीचे अगर पार्किंग बन जाए और ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए तो नीचे पार्किंग की भरपूर व्यवस्था हो जाएगी। हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था, हम लोग ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इसीलिए किया था। प्रस्ताव में जो हुआ है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इसी बात को लेके हुआ कि जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा तो नीचे पार्किंग, लोग अपनी गाड़ी का। तिवारी जी, मुझे लग रहा है आपकी बातों से, आप कॉम्प्लेक्स की जो बात कर रहे हैं, कहावत है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो नाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का दिया गया और दर्शन छोटे। फिलहाल हम खड्डा नगर पंचायत में हैं और लगातार 2 साल से ऊपर ये मामला चल रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष आती नहीं है और अभी तक की बात करें तो यह लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी जा चुके हैं, बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, यहाँ के सांसद से मिल चुके हैं, यहाँ के विधायक से मिल चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कहीं ना कहीं जब बातें गोल में जाती है तो कोई ना कोई मेठ आकर कहानी बिगाड़ देता है और ये लोग फिर वापस धरना करने लगते हैं। हम यहाँ के युवा से भी बात करेंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष या फिर प्रतिनिधि से भी बात करने की कोशिश करेंगे। खड्डा नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ तमाम सभासद आमरण अनशन कर रहे हैं 12 सूत्री मांगों को लेकर। अलग अलग आरोप है, चलिए बात कर लेते हैं, एक एक करके सारे सवालों का जवाब जानेंगे। सबसे पहला आरोप है कि नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं वो आती नहीं है। ये आरोप बिल्कुल ही गलत है। नगर पंचायत की जो अध्यक्ष हैं वो मौके पे जैसी आवश्यकता पड़ती है, जैसी उनको आवश्यकता महसूस होती है, वो यहाँ आती रहती हैं और अपने कार्यों को देखती भी हैं। क्योंकि वो काफ़ी वृद्ध हैं, उनकी उम्र करीब 69 साल उनकी उम्र है और घुटने के अर्थराइटिस से वो परेशान भी रहती हैं, इसलिए उन्हें नॉर्मली चलने फिरने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। इस वजह से वो सिर्फ आवश्यकता पड़ने पे, क्योंकि इलाज वगैरह सब आप भी जानते हैं कि भाई इलाज के लिए हर आदमी शहर जाता है और अपना इलाज अच्छी से अच्छी जगह कराता है। लोग लखनऊ, दिल्ली, बम्बई कहाँ जाते हैं, तो उनकी चूँकि परमानेंट उनकी दवा चलती है, उसकी उनको एक्सरसाइज भी डेली फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, उनको एक्सरसाइज कराता है।
तो इस वजह से जो है वो अपने आवश्यकता अनुसार जैसा उनका यहाँ कार्य पड़ता है वो उस कार्यों के लिए आती हैं, और फिर उसके बाद भाई उनका निवास यहाँ भी है, उनका निवास गोरखपुर भी है। सभासदों का आरोप है कि अभी तक लगभग 4.5 साल का जो कार्यकाल है 2 या 3 बार सिर्फ आई हैं। नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है। आप चाहें तो इसकी पुष्टि नगर परिषद कार्यालय से भी कर सकते हैं, और आप जो है वो मेरे द्वारा किए गए फेसबुक पोस्टों पे भी जाके आप देख सकते हैं कि वो मौके मौके पे नगर पंचायत में वो आती रही हैं। अभी यही पिछले छठ के दौरान वो आई थी, और बाकायदा प्रशासकीय अधिकारी से उन्होंने छठ की तैयारियों का उन्होंने जायज़ा भी लिया था। उस पर उनसे उन्होंने रिपोर्ट भी ली थी कि किस तरीके की तैयारी कर रही हैं। हाँ, वो रेगुलर बिल्कुल हर दिन यहाँ नहीं रहती हैं, इसमें कोई गलत नहीं हम है। अगले आरोप की तरफ बात कर लेते हैं। खड्डा नगर पंचायत में अलग अलग जोन पे गेट बने हुए हैं। उनका कहना है गेट का नाम लिखा हुआ है, कभी चौपाई लिखी गई है, कहीं कुछ लिखी गई है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपने गेट का नाम बदलवाया, अपने पिताजी के नाम पे रखवाया, और जो उसका टेंडर प्रक्रिया की बात की जा रही है कि जो ये गेट है उसका 19 लाख का टेंडर किया गया है, और जिसके स्टिकर की बात करें ताकि वो बता रहे थे जांच में जो रिपोर्ट पाया गया वो 20 से 25 हज़ार रुपये के मात्र खर्चे हैं, और 19 लाख रुपए का टेंडर, तो एक बड़ा आरोप कि बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप आपके ऊपर लग रहा है। देखिए, इसमें पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जो बार बार कहा जा रहा है कि 10 लाख का टेंडर है या 19 लाख का उन्होंने भुगतान कहा है कि जो पडौना रोड पे जो गेट बना है उसका 19 लाख का भुगतान हुआ है, मैं उसको भी डिटेल में बताता हूं। जो 10 लाख का ये टेंडर बार बार कहा जा रहा है कि हर गेट का 10 लाख का टेंडर किया गया, ये गलत है। उस टेंडर में वो टेंडर 2 टेंडरों को जोड़ के बताया जा रहा है। जो ऊपर का टेंडर था, मतलब जो ऊपर के गेट के ऊपर का टेंडर था, उसमें सारे मटेरियल का, सिर्फ स्टिकर का नहीं, उसमें लोहा पाइप वगैरह जितने भी जो भी सामान लगते हैं उनको लेके 6 लाख का एस्टिमेट था, ठीक है। और सब कोई जानता है, जो सभासद इस आरोप को लगा रहे हैं वो भी यहाँ नगर पंचायत में दूसरे के फर्म पे ठेकेदारी कराते हैं। अच्छा, ठीक है, वो भी हमेशा से उन्होंने ठेकेदारी कराई, वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि नगर पंचायत में जेई साहब जितना काम हुआ होता है उसी को नापते हैं, और बिल का भुगतान उसी हिसाब से होता है। तो वो एस्टिमेट 3 लाख का, 6 लाख का एस्टिमेट ऊपर के गेट का था, और 3 लाख का एस्टिमेट जो साइड में जो सभासदों के नाम के जो बोर्ड लगे हैं, जो आप पडौना रोड पे देखेंगे, वो उनका अलग एस्टिमेट है। तो है दोनों गेट के, लेकिन दोनों 2 अलग अलग कार्यों के एस्टीमेट है, तो उनको वो जोड़ के बता रहे हैं। तो ऐसे तो आप चारों को जोड़ लिए तो आप कहिए 40 लाख का टेंडर है। तो वो अलग अलग टेंडरों को जोड़ के एक करके वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो है वो 10 लाख का टेंडर है। तो ये गलत है। वो टेंडर एक 6 लाख का था और एक 3 लाख का था। और पिछली बार भी जो वहाँ पे पडौना रोड पे जो इस गेट का भुगतान हुआ, तो जितना कार्य उन्होंने कराया था उतने का भुगतान हुआ। उस समय वो सारी चीज़ें ऊपर की बदली गई थी, तो उनको उस तरीके का भुगतान हुआ। अगर इस बार ऊपर की चीज़ें ख़राब नहीं थी, नहीं बदली जानी थी, तो उनको भुगतान उतना ही होता जितना वो काम कराते हैं। लेकिन वो कार्य निरस्त हो गया, उसमें कोई भुगतान नहीं किया गया। जबकि अब जो और दूसरी चीज़ इन्होंने जो नाम वाली बात कही है, तो पहले तो ये बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव इन लोग द्वारा ही किया गया था कि जो है वो अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता है इसको कराने के लिए। ये बोर्ड की बैठक का इन्हीं के द्वारा दिया हुआ प्रस्ताव है। दूसरी चीज़ जो नाम की बात है, मेरे द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था इन लोग से कि भाई जो चौपाई है उसको मैं और 3 फीट ऊपर बना के मैं ऊपर लगवा देता हूँ। उसके नीचे जो है वो स्मृति द्वार जो है वो भाई हमारे स्वर्गीय पिताजी इस नगर के सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, उनके नाम से जब तक हमारा कार्यकाल है तब तक रहेगा। अगला जो भी आएगा उसको चेंज करा लेगा। कोई वो ऐसा तो है नहीं कि वो ताजमहल और लाल किला है कि एक बार बन गया तो हट नहीं सकता है। फिर भी मैंने कहा था कि जो चौपाई है उसको हम लोग 3 फीट का ऊपर एंगल देके उसको सबसे ऊपर कर देंगे। इस पे इन लोगों ने जो है वो रजामंदी नहीं जताई और कही कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप करा लीजिए। और बाद में इसको राजनीति का मुद्दा बना दे। ये सोची समझी साजिश के तहत इसको ये किया गया था ताकि बाद में आगे चल के इस पर राजनीति की जा सके। तो बाद में वो सारा काम भी निरस्त हुआ, उसमें कोई भुगतान भी नहीं हुआ, उसमें कहीं कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गई है। और पहले का भी जो पडौना रोड का काम है उसका अलग अलग एस्टीमेट है। कोई 19 लाख का सिंगल भुगतान नहीं है। सब हर कामों का अलग अलग एस्टीमेट है, अलग अलग वर्क ऑर्डर है और अलग अलग पेमेंट है। तो एक और बड़ा आरोप लगा रहा है कि लाइट, स्ट्रीट लाइट की बात हो रही है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट है और खड्डा में कहीं लाइटें दिख नहीं रही है। ये जो स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं उसमें पहले ये इनका आरोप 3 करोड़ का है। इनका कहना है कि 3 करोड़ का स्ट्रीट लाइट का भुगतान कर दिया गया और कहीं लगी नहीं है। तो ये सब चूँकि झूठ बोलने का कोई सर पैर तो होता नहीं है।
भाई और भाई तो सामने क्या उन पैसों का भुगतान हुआ है? मैं सब बता रहा हूँ। चूँकि भाई आरोप लगा देना आसान है, क्योंकि उनको भी पता है कि जनता कहाँ पता करने जाएगी। उसकी असलियत ये है कि खड्डा नगर पंचायत का आदर्श नगर पंचायत योजना में चयन हुआ था पिछले वर्ष, जिसमें 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसमें 2 करोड़ रुपए की सोलर स्ट्रीट लाइट और 1 करोड़ रुपए का विवाह भवन, जो कि वार्ड नंबर 6 में लगभग बन के तैयार है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उस 3 करोड़ में से भी सिर्फ 1.5 करोड़ का नगर पंचायत को अभी सरकार द्वारा धन आवंटित किया गया है। 3 करोड़ स्वीकृत है, लेकिन 1.5 करोड़ ही आवंटित अभी हुआ है। और उस 1.5 करोड़ में भी सिर्फ जो है वो 50 लाख की ही सोलर लाइटें लगी हैं और 1 करोड़ का नगर विवाह भवन का कार्य कराया गया है। अच्छा, तो ये कहना कि 3 करोड़ का सोलर लाइट का भुगतान कर दिया गया है, ये सिर्फ बनगढ़ आरोप है कि जनता को भ्रमित किया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए, शासन प्रशासन को भ्रमित किया जाए, ताकि बस वो अब किसी तरह उनको जो है वो उनकी मनमर्जी नहीं चल रही है, उनको सारे ठेके चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा पिछली बार भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोला था, मुझे याद है कि सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे आवास में चल रही कमीशनखोरी का। अच्छा, ये सारे ये जो हथियार अपनाए जा रहे हैं, ये जो सारे जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि कौन कमीशन खोरी कर रहा है, आप या फिर आपके सभासद? इन्हीं दोनों में तो कोई एक कर सकता है। भाई इसका मैं सबसे बेहतर तो मैं कहूँगा कि आप एक बार नगर में जाएं और नगर की जनता से, जिनके जिनके पास आवास आए हैं, आप उनसे पूछें कि आवास में आपसे पैसा लेता कौन है। अच्छा, हर आदमी से खाते में पैसा आने के बाद जो है इनके द्वारा जाके उन लोग से पैसे लिए जाते हैं, और कई लोगों ने इसका लिखित एफिडेविट भी दिया है। और आज ही एक महिला हमारे पास आई थी कि हमारा पहला किस्त आया था, तो हमने सभासद महोदय को जो है वो कुछ पैसे दिए थे, और दूसरी किस्त आया तो हमने नहीं दिया, तो हमारा तीसरा किस्त नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये सारी जो ये धरना प्रदर्शन बस इसलिए हो रहा है ताकि आवास में आवाज़ ना उठाई जा सके, आवास की जांच ना कराई सके। आवास की जांच को दबाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। जांच की आप बात कर रहे हैं तो आपके खिलाफ भी जांच बैठा हुआ था लगातार 1 साल से, और जॉइंट मजिस्ट्रेट बोहरा साहब के तरफ से जांच किया गया था, और उसमें पाया भी गया कि आपके तरफ से कहीं ना कहीं दोष है। तो आखिर जो उसका स्पष्टीकरण है वो आपने क्या दिया, क्या मानते हैं? देखिए, हमें शासन द्वारा 5 बिंदुओं पे जवाब मांगा गया था, जिनमें मैं आपको बिंदुवार बता देता हूँ। जिसमें सबसे प्रथम बिंदु था कि जनवरी 2019 के बाद बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई है। ठीक है, तो इसके जवाब में अध्यक्ष ने अपनी तरफ से उस पर जवाब दिया कि भाई ये गलत है, बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, और बाकायदा सूचना रजिस्टर की अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति अपने जवाब में अध्यक्ष ने जो है शासन को भेजा है। दूसरा उनका आरोप था कि जो है वो मीटिंग में भाग नहीं लेती हैं, तो ये गलत है। ये वो लोग भी जानते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो वो आती हैं, यहाँ परमानेंट नहीं रहती हैं, लेकिन आती जाती रहती हैं। उनको भी पता है, वो सिर्फ क्योंकि वो जान नहीं है कि वो एक महिला हैं और वो वृद्ध महिला हैं, वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि भाई वो वृद्ध महिला हैं, बार बार उनको दौड़ाया जाए, उनको परेशान किया जाए, तो ये हमारे मांगों के आगे ये झुकेंगे। इस वजह से ये किया जा रहा है। तो उसमें भी उसके भी साक्ष्य दिए गए हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, भाई मैं अपना काम खुद करती हैं। तीसरा उसमें आरोप था कि जो कि सरकारी ज़मीन बेची गई है। भाई मेरे परदादा के ज़माने से वहाँ पे पेट्रोल पंप रहा है, वहाँ ज़मीन रही, वो ज़मीन हमारी रही, हमारी दुकानें हैं, हमारी किराएदारी है। खड्डा बाज़ार में कौन इस चीज़ को नहीं जानता है? भाई हर आदमी, तो बच्चे से लेके बूढ़े से बूढ़े तक आदमी को जानता है कि भाई कि वो किसकी पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ 4 पुश्तों से किसका कब्ज़ा चला आ रहा है। और उसके बावजूद ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में चल भी रहा है। अच्छा। इस पूरी ज़मीन का मामला 2 केस चलते हैं हाई कोर्ट में, एक पूरे ज़मीन से संबंधित है और एक सिंगल दुकान से संबंधित। अच्छा। है, हाई कोर्ट में चल भी रहा है। फिर उसके बाद एक आरोप था ये टेंडर, गेट का टेंडर वाला, मैंने वो आपको बता ही दिया। फिर उसमें एक आरोप था ये पुराने नगर पंचायत के भवन के मलबे वाला। ठीक है, उसमें भी देखिए जो मलबा जो वहाँ से निकला वो नगर अधिशासी अधिकारी द्वारा बाकायदा रिटर्न नोटिस देके ठेकेदार को ये कहा गया था कि भाई आप वो मलबा वहाँ लाके नगर पंचायत परिसर के पास गिरा दें। बाद में पता चला कि उसने कुछ मलबा गिराया है और कुछ मलबा नहीं गिराया है।
तो उसमें फिर ये उनको नोटिस देके निर्णय हुआ कि भाई जेई साहब उसका एस्टिमेट निकालेंगे, जो भी मलबा वहाँ का निष्क्रिय होगा उतने एस्टिमेट की धनराशि जो नगर पंचायत को उसकी नीलामी करने से वसूल होती उतने आपके बिल में से उसको काट करके भुगतान किया जाएगा। और इसी वजह से अभी तक उनका कोई भुगतान एक भी पैसे का उसमें नहीं किया गया है। हम अब अगले आरोप पे आ जाते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। सभासदों का आरोप है जो टेंडर प्रक्रिया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ दुकानें बन रही हैं। वो भी जो दुकानें वो पहले ही आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप 4-4 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए लेकर वो दुकानें पहले ही अलग अलग लोगों को दे दी हैं। देखिए, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का टेंडर गलत है। सबसे पहले वो भी इस बात को जानते हैं कि उनके द्वारा बाकायदा बोर्ड ने प्रस्ताव किया गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ बनना है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता है। तो बोर्ड के प्रस्ताव से अध्यक्ष महोदय उसके लिए अधिकृत हैं कि उसकी जो भी औपचारिकताएं हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो बाकी सभी औपचारिकताएं हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता है। अब ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये भाई ये जो पुरानी बिल्डिंग थी ये बाकायदा डीएम साहब के अप्रूवल के बाद उनसे जो है संतुति लेने के बाद इस पे पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन की जांच रिपोर्ट लगी थी इसके निष्प्रयोजन की। उसके बाद इसको गिराया गया था। उसके बाद ये एक आर्किटेक्ट से इसका नक्शा बनवाया गया, बाकायदा पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन से उसको टीएस करवाया गया है। पीडब्ल्यूडी से उस एस्टीमेट का टीएस हुआ है। उसके बाद उस पर पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन एई के सिग्नेचर हैं, नगर पंचायत की जेई साहब के सिग्नेचर हैं, ईओ साहब के सिग्नेचर हैं उस नक्शे पे, फिर अध्यक्ष महोदय के सिग्नेचर हैं। तो कहीं से भी उसमें कोई वित्तीय अनियमितता कोई भी टेक्निकल अनियमितता उसमें नहीं बरती गई है। उस काम पर उस काम की सारी फाइलें सारे कागज़ बिल्कुल अप टू डेट और बिल्कुल सही और नियम संगत हैं। और अब जहाँ तक बात आवंटन की आती है तो असल मामला ये है कि आप वहाँ मौके पे जाएं, वहाँ जिस रास्ते को लेके विवाद है कि भाई यहाँ से रास्ता नहीं निकलना चाहिए, आप उस रास्ते जहाँ पहले गली थी और अब वहाँ की जो पीछे की जनता है करीब कम से कम मुझे लगता है 30 से 40 घर होंगे। भाई उस जनता की डिमांड पे जो है वो नगर पंचायत द्वारा वहाँ पे रास्ता फिर से दिया जा रहा है। आखिर नगर पंचायत का काम क्या है? रास्ता नाली बनाना, यही तो काम है। नगर पंचायत किस लिए? जनता की सुविधा के लिए ही तो। अगर वो सार्वजनिक रोड बनती है तो उसमें किसका व्यक्तिगत फ़ायदा है? लेकिन ये जानबूझ के इन लोग द्वारा जो ये आरोप लगा रहे हैं पैसे का, ये इन लोग द्वारा वहाँ डिमांड किया गया है वहाँ कुछ लोगों से कि भाई आप लोग हमको मिला के इतने पैसे दीजिए। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कहेंगे? हमारे ऊपर जो आरोप लगा है वो अपने आरोप को ढकने के लिए मनगढ़ंत आरोप इन द्वारा लगाया गया है। कोई उसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई उसका कोई सबूत नहीं है। सिर्फ जो ये डिमांड कर रहे हैं वहाँ के लोगों से रास्ते के लिए इन लोगों ने जो पैसे मांगे हैं, उस आरोप को, उस चीज़ को दबाने के लिए उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, सभासदों का एक और आरोप है कि सब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अंदर की बात करें, बेसमेंट की बात करें तो खड्डा में एक पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। अगर शॉपिंग वे में बनती तो कहीं ना कहीं पार्किंग सुविधा बढ़ जाती, लेकिन नाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है दुकान। नहीं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कोई परिभाषा तो ये नहीं होती है कि वो नीचे से नहीं फर्स्ट फ्लोर से शुरू होता है। और उसमें प्रस्ताव में बाकायदा लिखा है कि अध्यक्ष महोदय को तमाम औपचारिक हेतु अधिकृत किया जाता है। और खड्डा मार्केट में अभी आप चले जाइए, बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे दुकानें चलती हैं? अभी खड्डा नगर में कहीं अभी फर्स्ट फ्लोर पे दुकानों का चलन नहीं है। आप पूरे बाज़ार में चले जाइए, जितने भी मॉल, यहाँ मॉल भी अभी एक खुला है वो भी फर्स्ट फ्लोर पे ही चलता है। यहाँ पे अभी एक शोरूम भी खुला है बाज़ार के अंदर, गुप्ता जी ने खोला है, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे ही चलता है। अभी यहाँ सेकंड फ्लोर का कहीं कोई स्कोप नहीं है। सेकंड फ्लोर पे दुकानें बना दी जाएंगी तो ग्राहक उस पर नहीं चढ़ेंगे। अभी ग्राहक यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे ही चलते हैं। तो भाई हमें जिनको हम दुकान आवंटित करेंगे हमें उनका भी तो देखना है कि भाई उनकी बिक्री भी अच्छी रहे। भाई उनकी बिक्री अच्छी रहेगी तो उनके स्टाफ भी अच्छे से तनख्वाह पाएंगे, उनका एक परिवार भी अच्छे से पलेगा। हमें तो 12 परिवारों को देखना है, 12 परिवारों से जुड़े उनके 24 कर्मचारियों को देखना है। हमें तो सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। सिर्फ एक, और जहाँ तक पार्किंग की बात है तो पार्किंग के लिए हमेशा से जो है वो नगर के बाहर और भी तमाम ऑप्शन रहे हैं। और हर मार्केट के एरिया में, सिर्फ खड्डा क्या बात है, जितनी भी घनी आबादी की मार्केट के वहाँ पार्किंग की परेशानी तो होती ही है। और इसको एक प्रस्ताव करके और किसी ज़मीन पर लिया जा सकता है। भाई जहाँ आज विवाह भवन बन रहा है वहाँ भी अतिक्रमण था, उसको बाकायदा
हमारे कार्यकाल में ही उसको खाली कराया गया। शासन प्रशासन की मदद से आज वहाँ बहुत बड़ा विवाह भवन बन रहा है, जो मुझे लगता है कि नगर का सबसे बड़ा विवाह भवन है। तो अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है, अगर पार्किंग की ज़रूरत है तो उसको भी बोर्ड का प्रस्ताव करके ही एक प्रस्ताव दे दें मुझे, उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो ज़मीन खोज के उसको भी किया जाएगा। ये तो सिर्फ एक अटकाने और लटकाने वाली बात है। ये सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह वो विकास कार्य बाधित हो। इनकी नीयत उस विकास कार्य को बाधित करने की है, ना कि उसको और अच्छा करने की है। बस वो चाहते हैं काम रुके, उनका एक ही चीज़ रहता है कि काम रुकना चाहिए। अच्छा, आखिर क्या कारण है कि 1/3 सभासद आपके खिलाफ, यानी आपकी माता जी के खिलाफ, अध्यक्षा के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी सम्मिलित हैं? यही कारण है कि आमरण अनशन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आमरण अनशन ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सारी जांच करा ली। सारी जांच में अगर आरोप सही होते तो क्या जांच में तथ्य खुल के नहीं आए होते? भाई जांच में कोई तथ्य खुल के नहीं, जांच में सारे जांच में जो है वो लगभग जो है वो कोई ऐसा तथ्य खुल के नहीं आया है जिसमें कहीं कोई वित्तीय अनियमितता अध्यक्ष के ऊपर साबित होती हो। तो अब ये उस चीज़ से बौखलाए हुए हैं क्योंकि भाई इन्होंने हर तरीके का दम लगा लिया, संगठन से लेके और धरने से लेके और ज्ञापन से लेके और शिकायत से लेके, ये शिकायत करने यहाँ से लेके और ज़िले से लेके लखनऊ तक गए। लेकिन आखिर जब भाई उस शिकायत में दम होगा, सच्चाई होगी, तभी तो कोई कार्रवाई होगी। आप चाहते हैं कि बस दबाव दे के शासन प्रशासन किसी तरह कार्रवाई करवाने के लिए। 2.5 साल से आप लोग का मामला चल रहा है, क्या कारण है? आखिर ये मामला सुलझ नहीं रहा बल्कि उलझता जा रहा है। देखिए, इसमें ये सारा विवाद ये जो है वो जब से मनोनीत सभासद संतोष तिवारी और मधोक गुप्ता जी हुए हैं तभी से ये सारे विवाद शुरू। उससे पहले आप नगर पंचायत का कार्यकाल उठा के देखिए, सारी चीज़ें बिल्कुल सुचारू रूप से होती थी, विकास कार्य होता था, मीटिंग होती थी, सारे कार्य होते थे। इन लोग के आने के बाद से ये काम बाधित हुए हैं। तो ये काम बाधित इसलिए हैं क्योंकि ये लोग, इनकी मंशा जो है वो ये है कि कैसे नगर में जो है गैर भाजपाई सरकार है, गैर भाजपाई चेयरमैन हैं और वो कैसे नगर में विकास कार्यों को करा ले जा रहे हैं। तो ये अपने आगे के राजनीतिक कैरियर को देखते हुए ये इस तरह का कृत्य कार्य कर रहे हैं ताकि ये कोई काम ना कर पाएँ, ताकि आगे के आने वाले चुनाव में जो है हम ये लोग कह सकें कि भाई देखिए, भाजपा की प्रदेश में सरकार थी लेकिन आप लोगों ने नगर में चेयरमैन सपा का चुन लिया, इसलिए हम लोग कोई कार्य नहीं हुआ। तो ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत भी इसको किया जा रहा है। आप गैर भाजपाई की बात कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो उन लोग का यह आरोप है कि जो भाजपा के नेता हैं, जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं खड्डा के, उनसे कहीं ना कहीं आपकी सेटिंग है, इसीलिए आप बच जा रहे हैं और मामला गोल गोल घूम के आपके ही सपोर्ट में भाजपा के लोग आ जा रहे हैं अंदर से। ये सभासदों का आरोप है। अब इस पर मैं क्या बोलूं भाई, जब आपको अपनी पार्टी पे ही जब भरोसा नहीं है, आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, आपको अपने बड़े अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, तो इस पे मैं क्या कह सकता हूँ भाई। मैं ये उनके पार्टी का इंटरनल मामला है, उनमें आपस में ही सामंजस्य की कमी है, एक दूसरे पे भरोसे की कमी है। तो इस पे मैं अपना क्या विचार रखूँ? मेरा भाई वो जो भी उनके पार्टी के दूसरे पदाधिकारी हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उनसे हमारी क्या सांठगांठ? अगर उनसे सांठगांठ हो सकती थी तो इन्हीं से नहीं हो जाती। आप मेरे लिए क्यों बुरे हैं? तो उनसे सांठगांठ है या आपकी नाराज़गी इसी बात पे है कि उनसे सांठगांठ क्यों है, हमसे क्यों नहीं है? हम आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है, 2 टूक में क्या कहना चाहेंगे? ये सारे आरोप निराधार हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। ये सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने पिछले चुनाव के टाइम भाजपा के लोगों ने ये दुष्प्रचार किया था कि सपा के चेयरमैन आ जाएंगे तो खड्डा में ये हो जाएगा, खड्डा में दीवार चल जाएगी, खड्डा पाकिस्तान बन जाएगा, खड्डा ये हो जाएगा, खड्डा वो हो जाएगा। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सपा के चेयरमैन आने के बाद से खड्डा में वैसे ही जैसे सपा के शासनकाल में यहाँ विकास कार्य हो रहे थे, उसी गति से विकास कार्य रुके नहीं और अपना धीरे धीरे चलते रहें। इसी चीज़ से बौखलाए हुए 2.5 साल के बाद जब मनोनीत सभासद, भाजपा सरकार के मनोनीत सभासद नामित हो गए, तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा, ये षड्यंत्र शुरू किया कि कैसे हम लोग इनको यहाँ काम ना करने दें। तो हम आज खड्डा नगर पंचायत में थे और आप सबको बता दें, तमाम सभासद जो है आमरण अनशन कर रहे हैं नगर पंचायत प्रतिनिधि अध्यक्ष के खिलाफ कि भ्रष्टाचार ज़्यादा है। जब इनसे हमने बात किया तो इनका आरोप अलग है और उनका आरोप अलग है। अब देखने वाला विषय होगा, क्योंकि मामला कोर्ट में भी होगा, जब जांच होगा, रिपोर्ट आएगी, फिर पता चलेगा
क्या सही है, दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा। देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए आप गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ बने रहिए, विष्णु प्रभा के साथ जुड़े रहिए।